बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम विशेषकर महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। जानकारी तो हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। गव्य विकास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित। मसूर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद लगाएं PL 406। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका का इस साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। गव्य विकास योजना के तहत 2 दुधारू गाय और पशुशाला निर्माण के लिए खूंटी जिले के इच्छुक पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में 3 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। लाभुकों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। किसान भाई, यदि आप अभी तक आलू की बुआई नहीं कर पाए हैं तो मध्य नवंबर तक आलू की बुआई कर लें। 25 से 30 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। प्रति हेक्टेयर अगर हम लोग बीज दर की बात करते हैं तो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए। और जो लगाने का सही समय है, ऐसे अगर जो लोग अगेती खेती करते हैं वो लोग 15 अगस्त के बाद से सितंबर माह में भी करते हैं, लेकिन बारिश अगर ज़्यादा हो रही है तो अब आलू का जो सही समय है वो 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच आलू की बुआई करना उचित होगा। दलहनी फसल मसूर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद PL 406, PL 639, KLS 218 लगाएं। मसूर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। आगात खरीफ फसल और धान काटने के बाद मध्यम जमीन में मसूर की खेती करें। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई, धान और गेहूं की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेलर्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक कीटों से बचाव के बारे में। किसान भाई, टमाटर फसल में 5% से ज्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो इस कीट के रोकथाम के लिए आधा मिलीलीटर इंडोसाकार्ब दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ऐसे में उनको काफ़ी फायदा नहीं हो पाता है। अगर हमारे किसान समेकित कृषि करें तो उनको काफ़ी फायदा हो सकता है, कम लागत में अधिक मुनाफा। तो चलिए इसी के बारे में हम लेते हैं विशेष जानकारी और इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज हम जानेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इससे खेती करने से क्या फ़ायदे हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर हैं महेश कुमार धाकड़ जी। समेकित कृषि प्रणाली की जब बात करते हैं तो सबसे पहले किसानों के जहन में सवाल आता है कि ये है क्या, तो सर इसके बारे में। समेकित कृषि प्रणाली किसान लोग अगर उसको समझेंगे तो वो जानेंगे कि वो कई सदियों से समेकित कृषि प्रणाली करते हुए आ रहे हैं। यह एक कुछ नहीं, एक सभी जो कृषि के अंदर जो अलग अलग विभाग हैं, ब्रांच हैं या अलग अलग क्रॉप्स हैं, उन सभी को समन्वित करके एक ही जगह उनको इस प्रकार से खेती करना जिससे कि उनको अधिक उत्पादन हो, अधिक मुनाफा हो और साथ ही साथ जो हमारा जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसको भी विदाउट हार्म किए हुए हम अच्छा प्रोडक्शन ले पाएँ। तो संक्षिप्त में यही कृषि प्रणाली है जिसको किसान लोग कई सालों से भी अपना रहे हैं और वो अलग अलग क्रॉप्स को करते हैं ताकि उनकी जो जीवन यापन में उनको आसानी हो और अच्छा उत्पादन मिल पाए। तो समेकित कृषि प्रणाली सभी को समेकित करके सभी जितना भी हमारा जो फसलें हैं, चाहे वो धान्य फसलें हैं, चाहे दलहनी हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, और साथ में इसमें जो बहुत ही मुख्य कंपोनेंट होता है कि इसमें आपको जो एनिमल हस्बेंड्री वाला, चाहे फिशरी भी कर सकते हैं, पोल्ट्री भी कर सकते हैं, बकरी पालन, बतख पालन या आप जो भी आप केटल रखना चाहते हैं, तो इन सभी को समन्वित करके किसान लोग अगर करते हैं तो यही एक प्रणाली है जिसको आगे सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ के किसानों के पास ज़मीन कम है और मंझोले टाइप के किसान हैं, तो वो लोग क्या करना चाहेंगे, कैसे करें, और इसमें जब एनिमल का भी करें, मछली पालन भी करें, तो उनके लिए प्रशिक्षण कितना जरूरी है? देखिए, हम झारखंड का अगर यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र देखें तो हम जो देखते हैं कि यहाँ पे जो लैंड का क्लासिफिकेशन हमारा है कि हमारा लो लैंड है, मिड लैंड है, अप लैंड है। तो आपने सही कहा कि लो लैंड और मिड लैंड काफ़ी कम है किसानों के पास में, और एक और जो हमारा अप लैंड है जो कि किसानों के पास बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो दो प्रकार के हम यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम हमारा देख रहे हैं या समन्वित कृषि प्रणाली है। तो दो तरीके के सिस्टम हमारे संस्था ने डेवलप किए हैं। आप इरिगेटेड कंडीशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ पानी की सुविधा नहीं है वहाँ के लिए भी हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि बिना पानी के आप कैसे पानी को संचित करके और अच्छा जो अपलैंड से वहाँ से भी उत्पादन ले सकें। तो दो अलग अलग सिस्टम है। चूँकि जहाँ पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ऐसी ही क्रॉप को आप लीजिए जहाँ से आपको हाई प्रॉफिट मिले, तो उसमें आप हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स को ले सकते हैं। आजकल आपके न्यूट्री सीरियल्स जो कि आप बोल रहे हैं जिनको, जबकि वो कुछ नहीं, आपका रागी है या जिसको मडवा बोलते हैं, उसको लगाना चाहिए ताकि उसका आजकल बहुत ही थोड़ा सा प्रसंस्करण उसमें कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता है। उसके साथ ही जो हमारी दलहनी फसलें हैं जो कि आजकल काफ़ी हाई रेट में मार्केट में बिक रही है, तो जो भी हाई वैल्यू क्रॉप है उनको हमको जो इरिगेटेड कंडीशन में उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग में डालना चाहिए। और इसी तरह से जो हमारा एनिमल कंपोनेंट है उसमें हम देख सकते हैं, आप मछली पालन कर सकते हैं जहाँ पानी की आवश्यकता होती है, आप बतख पालन कर सकते हैं, उसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, मछली के साथ बतख और मछली दोनों साथ में हो सकता है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन जिनके पास तालाब है वो कर सकते हैं, जिनके पास तालाब की सुविधा नहीं है तो वो पोल्ट्री के अंदर जा सकते हैं। आज पोल्ट्री भी काफ़ी अच्छा आय का साधन बन गया है। तो पोल्ट्री रखने से जो पोल्ट्री का खाद निकलता है वो बहुत ही लाभदायक होता है हमारी फसलों के लिए। तो खाद से इंटीग्रेट वहाँ कर सकते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि गाय पालन की ओर किसान काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं और गाय पालन करने से निश्चित रूप से उनको दूध से तो आमदनी होगी ही, साथ में जो गोबर निकलेगा उसका इस्तेमाल वो कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं और अपने खेतों को उपजाऊ कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जहाँ पानी की अपलैंड्स में पानी की सुविधा हमारे यहाँ झारखंड में अमूमन नहीं होती है, बस बारिश के पानी पे हम लोग आश्रित रहते हैं। तो वहाँ के लिए जो हमने सिस्टम डेवलप किया कि बारिश के अंदर जो अच्छी फसलें हैं जो खासकर उनको सालों भर खाने के लिए काम आती है, कम से कम अपना खाने की आपूर्ति पूरा कर लें। जितना भी हमारा धान्य फसलें हैं इस समय आप बारिश के समय अगर वो लगाते हैं, आपका धान लगाए हैं, मडवा लगा सकते हैं, मकई लगा सकते हैं और साथ में उसमें मकई के साथ में इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप जो उड़द का इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा उनका कॉम्बिनेशन से मिलता है। अरहर बहुत अच्छा एक दलहन की बात करेंगे तो बारिश के मौसम में आप अरहर लगा दीजिए तो आपका बिना पानी के ही आपका वो ठंड तक चलता है और आपका उससे जो अरहर का उत्पादन होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो ये ऑप्शंस हैं जो अपलैंड्स के लिए हैं।
और अगर मॉइस्चर का थोड़ा सा हम कंजर्वेशन कर लेते हैं, चाहे छोटा डोबा बना के या कुछ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करेंगे, तो थोड़ा अगर मॉइस्चर रहता है तो हम जो अर्ली सोइंग क्रॉप को हम ले सकते हैं। जिससे मेज को हम सोइंग करते हैं तो बहुत जल्दी हार्वेस्ट हो जाता है मेज, शॉर्ट ड्यूरेशन का मेज होता है। उसी प्रकार राइस को भी हमको शॉर्ट ड्यूरेशन लेना है ताकि दूसरी फसल को कर सके बिना पानी के। तो उस अवस्था में हमको हम कुल्थी ले सकते हैं, हम सरगुजा ले सकते हैं। अच्छा पानी की सुविधा, थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा रहे तो हम सरसों का भी उत्पादन वहाँ से कर सकते हैं, और बाकी जो धान्य दलहनी फसलें हैं उनका भी उत्पादन कर सकते हैं। और अपलैंड्स में ज़रूर किसान लोगों से अनुरोध करूँगा कि कम से कम अपना 20% भाग जो है, अगर आप फार्मिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो 20 से 30% भाग आप फल वृक्षों को जुट दीजिए, क्योंकि एक बार फल वृक्ष स्थापित हो जाते हैं तो वो सालों भर आपको हर साल आपको आमदनी देना शुरू करेंगे। जिससे जैसे बड़े होंगे, अमरूद बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है। अमरूद हार्डी होता है, कम पानी में भी हो जाता है, तो उसका समन्वयन कर सकते हैं। तो अमरूद, जितना भी हमारा दलहनी धान्य फसलें, अमरूद, और अगर आप गाय पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉडर बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ पे फॉडर का हम देख रहे हैं। यहाँ पे नेपियर घास का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है ड्राईलैंड के लिए। और अगर आप गाय पालन नहीं करना चाहते तो बकरी पालन भी कर सकते हैं, कम पानी की आवश्यकता होती है और काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। तो ये पूरा पैकेज है दोनों का, इरीगेटेड के लिए, अनइरीगेटेड के लिए, बिना पानी के भी कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार इसको ले सकते हैं। रही बात प्रशिक्षण की, प्रशिक्षण हमारे संस्थान में तो उपलब्ध है ही है, साथ में हर कृषि विज्ञान केंद्र जो उनके नज़दीक के किसानों के, वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी जो संस्थान है हमारे झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट के, वो बहुत सारे इस पे अनुदान के साथ साथ प्रशिक्षण के लिए अनुदान देते हैं, भ्रमण के लिए अनुदान देते हैं, उसका किसान लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। झारखंड प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में ऑर्गेनिक की ओर ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि खेत की जो सेहत है वो ख़राब होते जा रही है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करें, और इस तरह की जब फसल करे समेकित कृषि प्रणाली तो कितना लाभ होगा? हाँ, देखिए, ऑर्गेनिक की हम जहाँ बात करते हैं, सब्जी में ऑर्गेनिक करना है तो बहुत ही अधिक मात्रा में हमको ऑर्गेनिक खाद चाहिए। तो ऑर्गेनिक खाद तभी आएगा जब आप समेकित रूप से खेती करना शुरू करेंगे। आप गाय पालन कीजिए, गाय से जो गोबर का आप निकलेगा उसको आप वर्मी कंपोस्ट के बनाइए। और बहुत सारे जो फार्मूलेशन है, ऑर्गेनिक फार्मूलेशन आप उसमें बना सकते हैं, नीमास्त्र बना सकते हैं, अग्नियास्त्र बना सकते हैं, वर्मी वॉश बना सकते हैं, घन जीवामृत बना सकते हैं। तो ये जो कम गोबर में भी आप अच्छा जो ऑर्गेनिक खाद है उसका खुद ही निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि आप केमिकल खाद के ऊपर बहुत ही कम निर्भर रह जाएंगे। और बहुत सारे जो नीमास्त्र, अग्नियास्त्र जो फार्मूलेशन बन रहे हैं गौमूत्र की सहायता से, वो उसका इस्तेमाल आप बीमारी और कीट नियंत्रण के लिए काफ़ी हद तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप थोड़ा सा ऐसे एग्रो फॉरेस्ट्री के प्लांट्स का भी प्लांटेशन कुछ कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक खाद बनाने में काम आता है, जिसका जैसे आपका नीम लगा सकते हैं, तो नीम का काफ़ी उपयोग होता है। या तो फिर नीम ऑयल खरीद के लाइए मार्केट से, या आप नीम का कुछ पेड़ लगा के रखिए। तो आपको समेकित करना होगा हर चीज़ों को, और आपकी आवश्यकता के अनुसार उसको समेकित आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने समेकित कृषि प्रणाली के बारे में कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है आप इसका उपयोग करेंगे और लाभ कमाएंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वैगन में और टमाटर में झुलसा रोग लग जाते हैं, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा और इससे हमारे टमाटर और बैगन को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये तमाम जानकारियाँ हम आपको बताएंगे। और इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज हम बात करने वाले हैं बैंगन व टमाटर में झुलसा रोग और उसके नियंत्रण के बारे में। और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं अजीत कुमार झा। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि झुलसा रोग होता क्या है और इसकी पहचान हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, झुलसा रोग जो है ज़्यादातर जो है सो सोलनेसियस वेजिटेबल है, जैसे टमाटर हुआ, कुछ मात्रा में बैगन, इसके अलावा आलू, इस सब में झुलसा रोग लगते हैं। इसके पहचान के लिए है कि झुलसा रोग जो है सो दो प्रकार का है। एक होता है अगेती झुलसा और एक होता है पिछेती झुलसा। अगेती झुलसा का पहचान है कि अगेती झुलसा जो है सो उसमें जब आप स्पॉट देखेंगे, जब उसमें धब्बे आते हैं, पत्ते पर जो धब्बे आएंगे वो गोल धब्बे आएंगे, हरे और भूरे धब्बे आएंगे, और आपको उसमें कंसेंट्रिक रिंग एक दिखेगा, टारगेट बॉर्डर इफेक्ट बोलते हैं, उसमें दिखेगा अगेती झुलसा में, जो कि एक फफूंद से होता है जिसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो ये प्रायः टमाटर के फसल की अगर हम बात करते हैं तो ये अधिकतर जो है सो जब फल आने लगता है, फर्स्ट फल जब आता है तो ये पत्ते पर ये धब्बे आते हैं। तो ये अगेती झुलसा का पहचान हुआ। अगर हम बात करते हैं पिछेती झुलसा का, तो ये ज़्यादातर जैसे हम बता रहे थे टमाटर और आलू के फसल में होते हैं। तो टमाटर के फसल में आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं वो पत्ते के किनारे ब्राउन कलर का धब्बा आता है, और ये पिछेती झुलसा
या अगेती झुलसा ज़्यादातर देखिएगा कि पहले पौधे के नीचे वाले पत्ते पर आते हैं। तो पिछेती झुलसा में जो है सो किनारे किनारे धब्बे बनेंगे, वो धब्बे जो है सो गोल होंगे, अंडाकार होंगे, और ये सब छोटे छोटे धब्बे मिलके बड़े आकार का हो जाएंगे और पूरे किनारे से जा कर के बीच के पत्ते को पूरे नुकसान करेंगे। तो ये पिछेती झुलसा का पहचान है। पिछेती झुलसा रोग जो है ये फाइटोप्थोरा नामक एक फफूंद है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसके चलते ये पिछेती झुलसा रोग टमाटर, थोड़ी कुछ मात्रा में कुछ बैगन में और आलू में सबसे अधिक ये रोग लगते हैं। अगर हमारे किसान भाई इस झुलसा रोग पे नियंत्रण अगर करना चाहे तो किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि हम बोल रहे थे कि झुलसा रोग जो है सो उसकी पहचान हम बताए, और झुलसा रोग आने का जैसे टमाटर का पौधा अगर खरीफ में हम लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जब वातावरण में नमी हो, आर्द्रता हो, तब ये झुलसा रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, चाहे वो अगेती झुलसा हो चाहे पिछेती झुलसा हो। इसके अलावा जब तापमान थोड़ा कम हो जाता है, तापमान कम होने की स्थिति में भी झुलसा रोग का प्रकोप होता है। पिछेती झुलसा जैसा बता रहे थे किसी भी स्टेज में हो सकता है, लेकिन अगेती झुलसा पहला फल आने के समय होता है। तो आप झुलसा रोग में जैसे आप छोटे छोटे धब्बे देखेंगे, मौसम में देखेंगे कि ह्यूमिडिटी है, नमी है, और तापमान देखेंगे कि थोड़ा कम हो रहा है, उसी समय सबसे पहले 1-2 धब्बा दिखने के बाद जो है प्रोटेक्शन के रूप में किसान को कोई ना कोई फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए। अगर वो सस्ता में फंजीसाइड डालना चाहते हैं तो मैंकोजेब जो है सो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव उस समय कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेट करेंगे तो खास करके पिछेती झुलसा जो है वो फाइटोप्थोरा से होता है, और इसका स्पोर जो है सो हवा में तैरते रहता है, और काफ़ी माने 1-2 दिन में देखेंगे कि दूसरे पत्ते में, बाद में देखेंगे कि पूरे टहनी पर एवं फल पर भी पिछेती झुलसा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, और 10 दिन के अंदर पूरे का पूरा फसल नुकसान हो सकता है। इसीलिए पहला छिड़काव जो है सो सस्ता दवा मैंकोजेब से कर सकते हैं, लेकिन इस रोग का प्रकोप बढ़ने पर जो है सो दूसरा जो छिड़काव है, दूसरे छिड़काव के लिए हम लोग दूसरे फंजीसाइड का अप्लाई करने बोलते हैं, जिसमें कि सबसे अच्छा फंजीसाइड रीडोमिल गोल्ड है। रीडोमिल गोल्ड का प्रयोग जो है सो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं। इसमें एक मेटालक्जिल कंपाउंड होता है 8%। ये मेटालक्जिल कंपाउंड जो है लोअर ग्रुप का जो फंगस है, जैसे कि फाइटोप्थोरा बताए, इसके कंट्रोल के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर नया कुछ दवा देना चाहते हैं किसान भाई तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि एजोक्सीस्ट्रोबिन जो कि 11% प्लस टेबुकोनाजोल जो है 18.3%, ये मिला हुआ बहुत सारा कंपनी का दवा मार्केट में मिलता है, और इसका भी छिड़काव किसान भाई 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको तुरंत छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव करने से सेकंड छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, और इस छिड़काव को करने से वो झुलसा रोग जो निश्चित कम होगा, उसका कंट्रोल होगा। क्या कोई जैविक उपाय भी है कि हमारे किसान हाँ, भाई देखिए, उपयोग किसान करके? भाई जब टमाटर की खेती करते हैं या और भी कोई फसल करते हैं तो हम लोग उनको शुरू से बोलते हैं क्योंकि झुलसा रोग जो है सो बराबर हर एक साल आता है, और इससे पौधा जो है सो 70 से 80% तक नुकसान हो सकता है, चाहे वो टमाटर का पौधा हो, चाहे वो आलू का पौधा हो। कुछ अधिक मात्रा में होने से बैगन में भी वो लग सकता है। तो इसके लिए किसान को शुरू से ही उसके मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए, प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम जैविक की बात करते हैं तो शुरू में जैसे कि जब आप बिचरा लगाने के लिए, जब आप बीज लगाते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं खास कर टमाटर के लिए, तो उस समय जो है सो ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद है, जो कि हम बराबर चर्चा करते हैं। ट्राइकोडर्मा भी एक फफूंद है जो कि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको मिला करके, बीज के साथ मिला करके तब नर्सरी तैयार करना चाहिए। एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय है कि नर्सरी का प्रबंधन भी अच्छी तरह करना चाहिए। नर्सरी के प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को कहा जाता है कि जब आप सीड बेड बनाते हैं तो सीड बेड बनाने के बाद जो है सो उसमें नीम की खल्ली जैसे 400 ग्राम है ना, 400 ग्राम प्रति स्क्वायर वर्ग मीटर के हिसाब से नीम की खल्ली का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद 5 केजी जो है सो कंपोस्ट, गोबर का खाद का उपयोग करना चाहिए। बिचरा बनाने के समय नर्सरी में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है कि सौर ऊर्जा के द्वारा भी हम इसका उपचार करते हैं। सीड बेड का सौर ऊर्जा के लिए जो उपचार करते हैं उसमें हम पॉलीथीन, जैसे गर्मी के दिन में खास के अप्रैल के महीने में जो है सो हम पॉलीथीन ले लेंगे। वो पॉलीथीन करीब 150 से 200 गैस का पॉलीथीन होगा। उस पॉलीथीन को जो है सो हम नीम का खल्ली और कंपोस्ट देने के बाद उसको ढक देंगे। पॉलीथीन से ढक करके 1.5 महीना तक रखेंगे तो सूरज का रोशनी जो है एब्जॉर्ब हो करके, और सीड बेड में जितने भी फंगस हैं, फफूंद हैं, चाहे वो अल्टरनेरिया का हो, चाहे फाइटोप्थोरा का हो, या अदर कोई विल्ट का जो है
फंगस हो, बैक्टीरिया हो, तो उसको वो मार देता है। इस तरह से सौर ऊर्जा के द्वारा भी हम सीड बेड का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बाद में मान लीजिए कि आप जब पौधा लगाने जाते हैं तो सीडलिंग जो तैयार करते हैं, सीडलिंग का भी हम लोग ट्राइकोडर्मा से उपचार करेंगे। तो ये सब सारा विधि जो है सो जैविक विधि है। जैविक विधि से करने से, शुरू से अगर जैविक विधि पर हम ध्यान देंगे तो हम लोग टमाटर को अच्छा तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, फसल को बचा सकते हैं। तो देखा ना किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आप इन जानकारियों को ध्यान में रखें, अपने खेतों में इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। जाते जाते हम आपसे ये ज़रूर आग्रह करेंगे कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, हम फिर से दोहराते हैं कि हम जानते हैं कि आप उसका भरपूर लाभ उठाएंगे और अगली जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, तब तक के लिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।